दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है और दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये फंड कहां पे अपना पैसा लगाता है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये फंड रिटर्न्स कैसी दे रहा है, क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और एंड में हम बात करेंगे क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ अच्छी रिटर्न्स ही नहीं, उसके साथ साथ अपना टैक्स भी बचाते हैं। एक साल में आप 46,000 रुपए तक का अपना टैक्स बचा सकते हैं। और ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान मीडियम है ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप। ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप के थ्रू आप 2 मिनट में किसी भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि वेल्थ क्रिएशन हो गया, या फिर रिटायरमेंट है, या फिर आपको चाइल्ड एजुकेशन है, ये सारे गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। आपको बस करना कितना क्या है कि आपको अपना गोल वहां पर जाकर ऐप पे डालना है, 5 लाख, 50 लाख या कुछ भी, और ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप अपने एक्सपर्टीज की सहायता से आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है। दोस्तों मेरा और ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप का जो मेन पर्पस रहता है वो यही रहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिंपल, ईजी और स्ट्रेस फ्री बनाई जाए। और यहां पर क्योंकि दोस्तों जो ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप है वहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेट हो जाती है, तो एसआईपी मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं होता। साथ में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी अपनी एसआईपी स्टॉप, पॉज या रीस्टार्ट भी करा सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स की चिंता ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप पे छोड़ दीजिए। इस ऐप पे भरोसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल का प्रोडक्ट है, तो 35 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और साथ साथ एक अच्छी एक्सपर्टीज भी आपको मिल जाती है। एक और अच्छी बात दोस्तों कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के हर स्टेप पे एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड भी पाते हैं। तो अगर आपको भी एलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है तो अभी जाकर ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप को रजिस्टर करो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप का, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक्सेस लॉन्ग टर्म फंड कैसा अभी दिख रहा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक ईएलएसएस फंड है और ईएलएसएस फंड में जो भी पैसा आप डालते हैं वो अप टू 1.5 लाख तक आप अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स बचता है। इसके हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम टोटल कंपनीज पे बात करते हैं तो टोटल 42 कंपनीज अभी इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं फंड मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर जिनेश गोपानी जी इस फंड को सिंस 2011 यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जब इसका रेगुलर प्लान चल रहा था 2013 से पहले से, तब से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर इतने लंबे टाइम के लिए अगर किसी फंड के साथ जुड़ा हुआ है तो एक बहुत पॉजिटिव बात उस फंड के लिए हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फंड साइज की तो फंड साइज बहुत ज्यादा इसका हो चुका है। 29,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त ये फंड यहाँ पर हैंडल कर रहा है। तो ये थोड़ा एक रिस्की मामला हो जाता है जब एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज्यादा किसी फंड का हो जाता है, तो कभी कभी फंड के लिए मुश्किल हो जाते है उस पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने पे। वहीं दोस्तों बात कर लें इसके यहाँ पर मार्केट साइज के हिसाब से एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे 80.61%, मिड कैप कंपनीज में 15% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 2% पैसा लगाकर चल रहा है। तो दोस्तों किसी भी ईएलएसएस फंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनी में पैसा लगा सकता है। लेकिन सिंस इस फंड का जो साइज है वो 30,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, तो यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर ज्यादा एलोकेशन है ताकि रिस्क आपके पैसे पर कम से कम लिया जा सके। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो इसकी ठीक दिखती है 0.77%, लेकिन अगर आप एक्सेस म्यूचुअल फंड हाउस के और फंड्स देखेंगे तो वहां पर आप 0.4-0.5% तक की एक्सपेंस रेशो देखते हैं। तो विद इन कैटेगरी अगर आप देखते हैं तो ठीक यहां पर एक्सपेंस रेशो दिखती है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी यहां पर आप एक्सपेंस रेशो को नहीं मान सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर एग्जिट लोड की तो सिंस इस फंड में जो भी पैसा आप लगाते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, तो यहां पर आपका जब आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो भी पैसा अगर आप एसआईपी कराते हैं
तो जो भी एसआईपी आप 3 साल के लिए आपकी जो भी ये लॉक इन पीरियड देखा जाता है, ये हर एसआईपी पीरियड से देखा जाएगा। मान लीजिए आपने जनवरी 2018 में एक एसआईपी कराई, तो जहां जो यूनिट्स आपको जनवरी 2018 में मिलेगी वो आपकी यूनिट जनवरी 2021 तक लॉक इन रहेगी। उसके बाद आपने फरवरी 2018 में एक और एसआईपी आपकी लगी, तो वो यूनिट्स आपकी फरवरी 2021 तक लॉक इन रहेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा अगर आप ईएलएसएस फंड में एसआईपी कराने के बारे में सोचते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं एक बारी रिस्क रेशो से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 21.01 चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो ये फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो लगभग आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही दिखती है। वहीं शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो इसकी खराब दिखती है। शार्प रेशो जितनी कम होती है उतनी खराब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होती है। वहीं टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, यानी कितना फ्रीक्वेंटली अपनी पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उनको चेंजेस कर रहा है। और दोस्तों कम टर्नओवर रेशो हमेशा ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो में अपनी कंपनीज को रख रहा है। तो कम टर्नओवर रेशो हमेशा एक फंड के लिए पॉजिटिव बात होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो टर्नओवर रेशो काफी कम इसकी दिखती है। तो अगर आप ओवरऑल इसकी रिस्क रेशोज देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशो थोड़ा इसका खराब दिखता है, टर्नओवर रेशो यहां पर ठीक इसका दिख रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे दोस्तों इसकी बात कर लें तो मेजरली आप देखेंगे जितना भी हम कंपनीज देखते हैं, जितने भी हम फंड्स देखते हैं जो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, वहां पर हमने यही देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर एलोकेशन होता है। यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि 30% से ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर को इसने किया हुआ है। उसके अलावा सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन है। और इन 5 सेक्टर में आप देख सकते हैं 60-70% एलोकेशन इस फंड ने किया हुआ है। तो यानी कि ये फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो वो एक रिस्क यहां पर बढ़ जाता है। जब एक फंड सिर्फ 42 कंपनीज में पैसा लगा रहा है तो एक रिस्क यहां पर उस चीज का भी इंक्लूड हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 10 कंपनीज कौन सी है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज तो आपको दिखती हैं जैसे बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, इन्फो एज, लेकिन आपको टिपिकल निफ्टी 50 इंडेक्स की बहुत सारी कंपनीज नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर टॉप 10 में आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज नहीं देखने को मिलेगी। तो ये फंड आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करके दे सकता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो फंड है ये मेजरली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फो एज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ऐसी कंपनीज में मेजर अपना पैसा लगा रहा है। और इस वक्त इन मार्केट कंडीशंस में ये जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है जो हायर पीई रेशो पे थी वो ज्यादातर गिर रही है। तो मेजर जो करेक्शन आ रही है वो इन्हीं टाइप की कंपनीज में देखने को मिल रही है। आपने देखा एवेन्यू सुपरमार्ट्स में जबरदस्त गिरावट है, इन्फो एज में जबरदस्त गिरावट है। इसके अलावा दोस्तों डिविज लैब आप देखेंगे जबरदस्त करेक्शन है। तो जो भी हायर पी की ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज थी उसमें एक अच्छा खासा गिरावट आ रही है। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और मुझे लगता है इन मार्केट कंडीशंस में थोड़ा आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स को अवॉइड करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। कंपनी रिटर्न्स पे दोस्तों यहां पर बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो एक साल में बहुत खराब परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये फंड मेजरली ग्रोथ कंपनीज में पैसा लगा रहा है और वहां पर बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक साल में नेगेटिव 12% की रिटर्न इसने दी है। तो आपने जो 10,000 रुपए लगाए होंगे वो पैसा आपका 8800 के आसपास हो गया है। 3 सालों में 9% की रिटर्न है, 5 सालों में 10% की रिटर्न है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसे पे आपको 17% के आसपास की रिटर्न यहां पर इस फंड ने दी है। तो सिंस इंसेप्शन अच्छी रिटर्न दिखती है, लेकिन पिछले 5 सालों की अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% की रिटर्न है। और मुझे लगता है कि निफ्टी इंडेक्स से भी खराब रिटर्न अभी यहां पर देखने को मिलेगी।
एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों बात कर लें तो यहां पर अब भी आप देखेंगे कि कुछ खास रिटर्न ये फंड नहीं जनरेट कर रहा है। एक साल में -31% की रिटर्न है, 2 सालों में -3% की रिटर्न है, 3 सालों में 5% की रिटर्न है और 5 सालों में सिर्फ 8% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो अगर आप 1000 रुपए पर मंथ से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो वहां पर आपको सिर्फ 60,000 की लागत पे 73,000 यहां पर बने हैं। और ये तब है जब कुछ सालों से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हालांकि एक साल से मार्केट इतना खास परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी खराब करता हुआ ये फंड यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में देखना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो यहां पर अभी आपको देखने को मिलेगा कि लगातार आप चाहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की रिटर्न्स देखेंगे, सभी पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी खराब रिटर्न दे रहा है। 6 महीने में -21% की रिटर्न इसने दी है, इसके बेंचमार्क ने -12% की रिटर्न दी है। 1 साल में इस फंड ने -12% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क ने -2% की रिटर्न दी है। 2 साल में भी यहां पर आपको 10% का गैप दिखता है, 3 और 5 साल में भी काफी खराब रिटर्न ये फंड दे रहा है। उसका 2 रीजन है, एक तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और ये लगभग जब मैंने 1 साल पहले इस फंड पे वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको यही बोला था। उस टाइम भी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 31,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तब भी मैंने बोला था कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसके जो फंड्स है वो काफी रिस्की कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो वही चीज होता है कि जब फंड थोड़ा रिस्की कंपनीज में पैसा लगाता है तो अगर खराब रिटर्न देने पे आता है तो ऐसी रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं तो आपको पहले भी बोला था कि ऐसे फंड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं जहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। तो आप ये चीज समझकर इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो की बताया था कि अगर आपको ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना है तो ग्लाइड इन्वेस्ट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वहां से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही, धन्यवाद।